नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट, राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान स्थित है। फटाफट बताओ भैया कहां पर स्थित है ये? राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान स्थित है। हाँ, त्यागी जी बोल रहे हैं बी, वसुरेश जी बी, हर्ष पटीदार जी बोल रहे हैं करनाल, क्या बात है। वीरेंद्र जी बोल रहे हैं बी, अभिषेक जी बी, रमेश लोधी जी बी, अनिल यादव जी बी। देते जाओ आप अपना आंसर, बिल्कुल, क्या बात है। आप बोलोगे सर ये अभी कुछ टाइम पहले ही पढ़ा था, लेकिन ये क्वेश्चन ही ऐसा है कि कहीं ना कहीं से बार बार घूम के आ जाता है। सचिन जी बोल रहे हैं करनाल, बिल्कुल। खुशी जी बी वाला आंसर दे रहे हैं। सुमित जी बोल रहे हैं बी, करनाल हरियाणा, बिल्कुल। एनडीआरआई जो है वो करनाल हरियाणा में स्थित है, इस चीज को ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन पुराना हो गया है, फिर भी आप ध्यान रखना भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्क ऑफ लाइम इज केमिकल नेम, मीन्स चूने के पानी का रासायनिक नाम है। फटाफट बताओ भैया। ओम प्रकाश जी ने भी बोला है बी, रितेश जी बी। हाँ, अगर आप वेदा कैरियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। क्या बात है, फटाफट आंसर आ गए बी, जिसका देखो सुमित परिहार जी बी, पाटिल जी बी, राजपूत जी बी, बिल्कुल। परिहार जी बी, यादव जी बी, ओम प्रकाश यादव जी बी, खुशी जी बी, हर्ष जी भी बोल रहे हैं बी वाला आंसर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाँ, सचिन यादव जी बोल दिए, पाटिल जी चौथा वाला आंसर बोल रहे हैं। रितेश जी बिल्कुल, रमेश लोधी जी बी और अभिषेक जी बी, बिल्कुल। जिन्होंने भी बी वाला आंसर दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है भैया, क्लियर, बिल्कुल करेक्ट है, क्लियर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्लियर। ये होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको कहा जाता है बूझा हुआ चूना या चूने का पानी या बूझा हुआ चूना, बिल्कुल करेक्ट। हाँ, वीपीआर गेमिंग, बिल्कुल। स्वागत है भैया, वीपीआर गेमिंग, जय हिंद, स्वागत है। बिल्कुल ध्यान रखना, ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, क्लियर। ये आपका चूने का पानी होता है जिसको हम बूझा हुआ या हाइड्रेट लाइम कहते हैं, क्लियर। एक और होता है बिना बूझा चूना जो होता है वो है कैल्शियम ऑक्साइड, क्लियर। बिना बूझा चूना जो होता है वो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड है, ध्यान रखना। फिर ये आप सभी को पता होगा, ये है जिप्सम, क्लियर, CaSO4 × 2H2O, जिप्सम या कैल्शियम सल्फेट, जिसका उपयोग हम किस में करते हैं, तो जिसका उपयोग हम किस में करते हैं भैया, जिप्सम का उपयोग सभी को पता है क्षारीय मृदा के रिक्लेमेशन या सुधार में किया जाता है। यह है कैल्शियम कार्बोनेट, क्लियर, जिसको खड़िया या चौक कहा जाता है, क्लियर। हाँ, खड़िया या चौक, क्विक लाइम भी कहा जाता है, हाँ बिल्कुल करेक्ट, क्विक लाइम भी कहते हैं। चलो ठीक, नेक्स्ट, पेनिसिलिन इज एन, पेनिसिलिन, बिल्कुल। ओम प्रकाश जी यादव सी, यहां पर आपको बोला है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन क्या होता है, तो पेनिसिलिन है एक एंटीबायोटिक। ये आपने शायद 8वीं या 9वीं में ही पढ़ना शुरू कर दिया था कि सबसे पहला जो एंटीबायोटिक है वो कौन सा है, तो सबसे पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन ही है जो खोजा गया था। किसने खोजा था आप सभी को पता होना चाहिए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, क्लियर, 1928 में, क्लियर। अच्छा, दो चीजें ध्यान रखना, एक तो एंटीबायोटिक और एक होता है एंटीसेप्टिक, दोनों अलग अलग चीजें हैं। एंटीबायोटिक क्या करता है, तो एंटीबायोटिक जो जीवाणु होते हैं उनकी ग्रोथ को रोक कर उन्हें किल करता है, मार देता है, ये कार्य कौन करता है, एंटीबायोटिक, क्लियर, ध्यान रखना। और एंटीसेप्टिक क्या होता है, एंटीसेप्टिक जो जीवाणु होते हैं उनको, या जीवाणु या कीटाणु, उनको मारने का काम नहीं करता, वो उनकी ग्रोथ या वृद्धि को रोक देता है। तो एंटीबायोटिक अलग है, एंटीसेप्टिक अलग है, क्लियर। एंटीबायोटिक क्या करेगा, जो बैक्टीरियाज हैं उनको, उनकी ग्रोथ को रोकेगा, साथ ही साथ उनको मारेगा भी, मार मार के भगाएगा, क्लियर। मीन्स
स्पॉइल कर देगा, नष्ट कर देगा उनको। लेकिन जो एंटीसेप्टिक होता है वो केवल ग्रोथ को रोकने का काम करता है। जैसे आपको कहीं घाव हो जाता है तो आप एंटीसेप्टिक लगाते हो, मतलब कि वहां बैक्टीरिया फंगस जो भी ग्रो कर रहा है उसकी ग्रोथ को रोकना है आपको, ताकि वो सडन बढ़े नहीं। इस चीज को ध्यान रखना। हाँ, एंटीसेप्टिक अलग है, एंटीबायोटिक अलग है। क्लियर, ध्यान रखना। एंटीपायरेटिक तो आप सभी को पता है भैया, एंटीपायरेटिक जो है वो ज्वर या बुखार को कम करने का काम करता है। जैसे डिस्प्रिन है, एस्प्रिन है, पैरासीटामोल है, बुखार को कम करने का काम करता है, खास करके एस्प्रिन और डिस्प्रिन। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आप मेडिकल पे अगर जाओ और अगर एंटीबायोटिक अगर खरीदते हो तो आप ध्यान रखना, एंटीबायोटिक के पीछे जो है पत्ते पर लाल स्ट्रिप रहेगी। लाल क्या रहेगी? एक पट्टी रहेगी। तो एंटीबायोटिक जितने भी होते हैं इनकी अवैध बिक्री को रोकने के लिए क्या किया है भारत सरकार ने, उसका जो भी पैकेट होता है उस पर रेड स्ट्रिप होती है। मतलब एंटीबायोटिक आप बिना किसी डॉक्टर की पर्ची के खरीद नहीं सकते हैं। इस चीज को ध्यान रखना। तो ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि जब अगर किसी दवाई गोली का जो स्ट्रिप होता है उस पर अगर लाल रंग की स्ट्रिप हो तो उसका मतलब क्या होता है? तो वो होता है एंटीबायोटिक। ध्यान रखना, क्योंकि इसका जरूरत से ज्यादा सेवन करने से ये नुकसानदायक होते हैं। ध्यान रखना। तो मैं आपको दिखाता हूं भैया कि ये जो एंटीबायोटिक है, सबसे पहला जो पेनिसिलिन है वो सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था। कब? 1928 में। क्लियर। और किससे खोजा था? तो ये जो पेनिसिलिन दिख रहा है, क्लियर, पेनिसिलिन नोटेटम, क्लियर, कवक या फफूंद। क्लियर, ये फफूंद से खोजा गया क्या है? एंटीबायोटिक होता है। इस चीज को ध्यान रखना। क्लियर। पेनिसिलिन नोटेटम नामक जो फंगस या कवक होती है उससे सबसे पहला एंटीबायोटिक खोजा गया था, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है पेनिसिलिन। खोजा था सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में। इस चीज को ध्यान रखना। यहां पर दूसरा मैंने एक और फोटो दिया है, ये फोटो भी आपके बहुत काम आएगा। कहीं ना कहीं आपको जीवन में इनका क्वेश्चन जो है वो पढ़ना ही पड़ेगा। तो किसी भी कंपटीशन में जाओ तो ये वाला क्वेश्चन आपको जनरली पढ़ना पड़ता है। तो यहां ध्यान रखना, एडवर्ड जेनर ने सबसे पहला वैक्सीन या टीका बनाया था। इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। क्लियर, कि एंटीबायोटिक किसने बनाया था और वैक्सीन सबसे पहले किसने बनाया था? तो सबसे पहला वैक्सीन बनाया था एडवर्ड जेनर ने। इस चीज को ध्यान रखना। कब? इन्होंने स्मॉल पॉक्स या जिसको हम चेचक बोलते हैं, छोटी माता, इसकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए 1798 में सबसे पहला क्या बनाया था? इन्होंने वैक्सीन या टीका बनाया था, जिसको हम चेचक का टीका कहते हैं। इस चीज को ध्यान रखना। चलो ठीक, तो ये थोड़ा सा जो है बेसिक भी आप समझते चलो। नेक्स्ट, ड्यूल पर्पस ब्रीड ऑफ काऊ इज। भैया थोड़ा आसपास की चीजें भी पढ़ते रहो, क्योंकि आजकल जो है कंपटीशन में सीधा सीधा कोर्स आउटलाइन से आप मत समझो कि कोर्स आउटलाइन से ही क्वेश्चन आ जाएगा। वो क्या करता है, उठा के कहीं से भी डाल देता है क्वेश्चन। कोर्स में है ना एंटीबायोटिक, अगर मान लो एनिमल में एंटीबायोटिक वर्ड का यूज हुआ है तो वो ये भी पूछ सकता है कि एंटीबायोटिक पहला कौन सा खोजा था, किसने खोजा था, एंटीबायोटिक का मतलब क्या होता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो उसके बारे में आप ज्यादा से ज्यादा जानकारी रखने की कोशिश करो। हाँ बताओ भैया आंसर। दोहरे उद्देश्य वाली गायों की नस्ल है। हाँ, तो यहां पर आपको जो बोला है क्वेश्चन, ड्यूल पर्पस ब्रीड बताना है। ड्यूल पर्पस मतलब जो दूध और जिसके जो बेल होते हैं वो खेती में कार्य के लिए उपयोग किए जाते हैं, दूध उत्पादन के लिए भी और साथ ही साथ किसके लिए, साथ ही साथ कृषि कार्यों में भी जिसका उपयोग किया जाता है, मतलब उसके बेल भी अच्छे होते हैं। तो ड्यूल पर्पस जिन्होंने डी वाला आंसर दिया है, डी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर, डी वाला करेक्ट आंसर है। उपरोक्त सभी, ये सभी की सभी क्या है, ये द्विप्रयोजनी ब्रीड्स है गाय की। क्लियर, इसमें हरियाणा भी, कांकरेज भी और अंगोल भी आया ना समझ में। तीनों ही क्या है, तीनों ही द्विप्रयोजनी नस्ल है। तो आंसर क्या आएगा, डी। क्लियर, यहां अगर आप जब भी आप ब्रीड का क्लासिफिकेशन पढ़ो तो थोड़ा सा बारीकी से क्या करो, उनको स्टडी करो, कौन सी मिल्च पर्पस के लिए यूज होती है, कौन सी ड्यूल पर्पस के लिए यूज होती है। क्लियर, इस चीज को ध्यान रखना।
तो ठीक है, यहां पर आपका आंसर जो है हरियाणा। हाँ, ये बोल सकते हैं अगर क्वेश्चन में ये आता कि द्विप्रयोजनी सबसे अच्छी ब्रीड कौन सी है, तो सबसे अच्छी हरियाणा है। बिल्कुल वासुरे जी, सबसे बेस्ट हरियाणा ब्रीड है। हाँ राजपूत जी, ए और बी है, तो जब ए और बी होता है तो सी को मत देखो, फिर डी को लगा दो उपरोक्त सभी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक, शिवम जी बोल रहे हैं ए एंड बी। ए और बी अगर आ जाए ना तो बिल्कुल आंख बंद करके सी को लगाओ, फिर या सी को नहीं, डी को, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। क्लियर? हाँ, क्वेश्चन में अगर बोलता कि सबसे अच्छी तो फिर आप हरियाणा पे आ सकते थे। चलो ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपका जो है, मिल्क एल्डिंग एंड ड्यूल पर्पस ब्रीड ऑफ गोट इज, बकरी की अच्छा दूध देने वाली एवं दूकाजी नस्ल है। क्लियर? फटाफट बताओ भैया। बिल्कुल बिल्कुल, सभी लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब मैं नाम एक का भी नहीं लूंगा इस आंसर में, क्योंकि हर किसी ने एक ही आंसर दिया है। क्लियर? बार बार अगर बी 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 बोलूंगा तो आप बोलोगे सर बीबी को याद कर रहा हूं। चलो ठीक, तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो है जमुना पारी। कौन सा है? जमुना पारी। क्लियर? जमुना पारी जो है ये दूध उत्पादन के लिए भी अच्छी है, साथ ही साथ मांस उत्पादन के लिए भी क्या है, ये अच्छी नस्ल है बकरी की। गोट या बकरी को क्या कहा जाता है भैया? तो बकरी को, यहां भेड़ की बात नहीं हो रही, हम बकरी की बात कर रहे हैं। तो ये दूध भी अच्छा देती है, साथ ही साथ मांस के लिए भी इसका जो नर होता है उसको पाला जाता है। क्लियर? हाँ, मांस के लिए सबसे अच्छी ब्लैक बंगाल है, लेकिन यहाँ आपका जो आंसर आएगा वो है जमुना पारी। जमुना पारी के कान की लंबाई ध्यान रखना भैया, इसके कान बहुत लंबे होते हैं, लगभग 25 से 31 सेंटीमीटर इसके कान की लेंथ होती है, लगभग 1 फीट। क्लियर? लगभग 1 फीट के लगभग होती है, इस चीज को ध्यान रखना। और जमुना पारी आप सभी को पता है भैया, ये इटावा जनपद या जिसको हम उत्तर प्रदेश का इटावा जो जिला कहते हैं, वहां की ये मुख्य नस्ल होती है। बिल्कुल करेक्ट, ध्यान रखना। चलो ठीक, बहुत बढ़िया आंसर दिया आपने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड इज एसोसिएटेड विथ, ऑपरेशन फ्लड का संबंध है किससे है? फटाफट बताओ। हाँ, लोधी जी बोल दिए गरीब की गाय, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बकरी को गरीब की गाय कहते हैं। क्लियर? किसने कहा था ये? तो ये हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ये सेंटेंस दिया था, बकरी को गरीब की गाय कहा था। खुशी जी सी, बिल्कुल, क्या बात है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध है। ऑपरेशन फ्लड का वही संबंध है जो श्वेत क्रांति का संबंध है। क्यों? क्योंकि श्वेत क्रांति और ऑपरेशन फ्लड दोनों एक ही है, आप सभी को पता होगा। तो ऑपरेशन फ्लड को ही व्हाइट रेवोल्यूशन या श्वेत क्रांति भी कहा जाता है, जो कि भारत में दुग्ध उत्पादन से संबंधित चलाई गई वर्ल्ड की सबसे बड़ी परियोजना या प्रोजेक्ट है। क्लियर? इस चीज को ध्यान रखना। डेयरी डेवलपमेंट भी आप बोल सकते हो, दुग्ध विकास मीन्स डेयरी का विकास करना या दूध उत्पादन को बढ़ाना। इसका मेन मकसद क्या था? भारत में दूध उत्पादन को बढ़ाना। और अभी लेटेस्ट डाटा याद रखना भैया, 2019-20 के अनुसार जो पर कैपिटा, क्लियर, पर कैपिटा जो मिल्क अवेलेबिलिटी है वो 407 ग्राम पर कैपिटा पर डे है। कितना है? पर कैपिटा पर डे। इस चीज को ध्यान रखना, अब ये बहुत बढ़ गया है। क्लियर? वर्तमान में अगर हम देखें तो दूध उपलब्धता प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितनी है? 407 ग्राम। इस चीज को ध्यान रखना। और मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ के 198 मिलियन टन हो गया है। क्लियर? और आप सभी को पता है भैया, विश्व में सबसे अधिक दूध उत्पादन करने वाला देश इंडिया या भारत ही है। इस चीज को ध्यान रखना। देखो, जब हम देश आजाद हुआ था जब हमारा, तब दूध उत्पादन बहुत कम था, लगभग 17 मिलियन टन था सन 1947 में, 17 मिलियन टन। अब देखो हम बढ़कर कहाँ आ गए, आया ना समझ में? लगभग 11 गुना बढ़ गया है, 11 टाइम मोर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एट प्रेजेंट। क्लियर? हाँ राजपूत जी, 394 से बढ़कर कितना हो गया है? 407 ग्राम पर कैपिटा पर डे।
और ICMR के अनुसार, क्लियर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को बैलेंस डाइट या संतुलित आहार में रोजाना कितना दूध पीना चाहिए? तो 300 ग्राम दूध पीना चाहिए पर डे। इस चीज को ध्यान रखना, बिल्कुल 300 ग्राम दूध पीना चाहिए, आया ना समझ में। ICMR के अनुसार हर व्यक्ति को संतुलित आहार में 300 ग्राम दूध रोजाना पीना चाहिए, जिससे उसका शरीर स्वस्थ रहे। ये ICMR के अनुसार है, मिनिमम इतना पीना है। लेकिन आज अगर वर्तमान में दूध की उपलब्धता अगर भारत में अगर देखें तो कितनी हो गई है? 407 ग्राम पर कैपिटा पर डे। अब पुराना डाटा भूल जाना, 407 ग्राम को याद रखना। और मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ के 198 मिलियन टन हो गया है, ध्यान रखना, जो कि आजादी के समय केवल 17 मिलियन टन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनर्ट गैस एविडेंटली फाउंड इन एटमॉस्फेयर, वातावरण में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। अब यहां आपका दिमाग घूम जाएगा। तो एटमॉस्फेयर के अंदर अगर हम देखते हैं तो इन सभी में, वैसे तो आप अगर बोलोगे सर यहां नाइट्रोजन होना चाहिए था 79%, लेकिन हम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड की बात नहीं कर रहे हैं। इनमें से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाती है? तो इनमें से सबसे ज्यादा पाई जाती है, डी वाला आंसर करेक्ट है। जिन्होंने भी डी वाला आंसर दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है। इन सभी में अगर देखो तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस पाई जाती है ऑर्गोन, क्लियर, और आर्गोन, जेनोन, क्रिप्टॉन, ये सभी हीलियम, ये क्या है? अक्रिय गैसें हैं, क्लियर। इनको नोबल गैसेस कहते हैं, मतलब इनका अष्टक पूर्ण होता है, मीन्स इनके बाह्यतम कक्षा या बाह्यतम जो ऑर्बिट होता है उसमें पूर्ण रूप से 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम एक अपवाद है, इस चीज को ध्यान रखना। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा वायुमंडल में पाई जाती है ऑर्गोन, क्लियर। और जो आप अगर जहां पर अभी बैठे हो तो आप जस्ट अपना सिर ऊपर करके देखो, ट्यूबलाइट या बल्ब होगा, तो बल्ब के अंदर जो गैस भरी जाती है वो है नियोन। आया ना समझ में? कौन सी गैस होती है? नियोन गैस होती है। इस चीज को ध्यान रखना, नोबल गैस का ही उपयोग किया जाता है। चलो नेक्स्ट, अमूल सिस्टम ऑफ मिल्क। चलो बिल्कुल, क्या बात है, हर किसी ने बिल्कुल झड़ी लगा दी है, आंसर बिल्कुल करेक्ट दिया है, बी वाला आंसर। हाँ, तो आप सभी को पता है भैया, ये जो अमूल संस्था है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो आप सभी को पिछले लेक्चर में देखा होगा 1946, क्लियर। और इसको जब स्थापना की थी तो जिस जगह पे इसकी स्थापना की थी वो थी खेड़ा, गुजरात में जो आनंद है उसके पास में एक जगह है खेड़ा, और इसको खेड़ा दुग्ध सहकारी समिति के नाम से जाना जाता था स्टार्टिंग में, क्लियर। और इसका पूरा का पूरा जो सिस्टम है अभी भी जो काम कर रहा है वो है कोऑपरेटिव, सहकारिता, क्लियर, मतलब साथ में मिलकर कार्य करना, सहकारिता। सहकारिता वर्ड ये अमेरिका से इसका ओरिजिन माना जाता है, क्लियर। तो ध्यान रखना, कोऑपरेटिव। विपणन, जो पूरा जो अमूल सिस्टम का जो मार्केटिंग होता है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के तंत्र के अंतर्गत ही होता है। इसी प्रिंसिपल का ये क्या करता है? अनुसरण करता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, चलो ये ठीक है, अमूल दिख गया। बनास डेयरी इज लोकेटेड एट, बनास डेयरी स्थित है, कहां पर स्थित है? फटाफट, ये भी अमूल के अंतर्गत ही अमूल के कार्य करती है, और ये गुजरात पालनपुर में स्थित है। बिल्कुल, कहां पर स्थित है? गुजरात पालनपुर, बी वाला आंसर करेक्ट है, क्लियर। इसको अगर हम देखें तो यहां पर ये देखो, ये इसका मोनो है, इसके मोनो के अंदर ही इसका नाम छिपा हुआ है, क्लियर। बनास डेयरी पालनपुर, बनास कांठा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड, क्लियर, ये इसका पूरा नाम है। तो ये मोनो से भी आप अगर आप चाहो तो मोनो अगर आपके माइंड में फिट हो जाएगा तो आप जीवन भर बनास को नहीं भूलोगे, क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, निम्न में से किसका सबसे अधिक कैलोरी मान है? बताओ।
यहां पर आपको जो दिख रहा है 4 आंसर है, फैट, विटामिन, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट। इसमें से सबसे ज्यादा कैलोरी मान किसका हो? यहां पर हम देखते हैं भैया सबसे ज्यादा कैलोरी वैल्यू अगर हम देखें तो फैट की बात करते हैं। पहले फैट का 9.3 कैलोरी पर ग्राम। क्लियर? 1 ग्राम वसा या फैट से लगभग 9.3 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ध्यान रखना, विटामिन से कोई ऊर्जा नहीं मिलती है, इस चीज को ध्यान रखना। विटामिन और मिनरल्स, इन दोनों से कोई सा भी खाद्य पदार्थ अगर हम खाते हैं तो उसके अंदर जो विटामिन और खनिज होते हैं ये हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करते हैं। साथ ही साथ जो मेटाबॉलिक क्रियाएं हमारी बॉडी के अंदर होती है उनमें ये क्या करते हैं, मदद करते हैं। लेकिन विटामिन और मिनरल से किसी भी प्रकार की कोई एनर्जी नहीं मिलती। प्रोटीन की अगर हम बात करें तो प्रोटीन 1 ग्राम प्रोटीन से 4.2 कैलोरी एनर्जी मिलती है पर ग्राम। क्लियर? और कार्बोहाइड्रेट या शर्करा की अगर हम बात करें तो 4 कैलोरी पर ग्राम। ये सभी का कंपैरिजन ध्यान रखना। क्लियर? सभी का कंपैरिजन ध्यान रखना भैया। तो सभी में आप अगर देखो तो कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में अगर कभी आपको पूछ ले कि कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा फैट से कितना एनर्जी मिलता है ज्यादा, तो 2.25 टाइम मोर, मतलब 2.25 गुना ज्यादा एनर्जी किससे मिल रही है? फैट से। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अगर आप खाओगे तो केवल 4 किलो एनर्जी मिलेगी, लेकिन अगर 1 ग्राम फैट या वसा अगर चिकनाई आप खाओगे तो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी? 9.3 कैलोरी पर ग्राम एनर्जी वो प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, चलो ये आपका क्लियर हो गया, ध्यान रखना। और किसी भी खाद्य पदार्थ के अंदर ये एनर्जी के सोर्स तीनों ही हैं, फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। जैसे दूध, तो दूध का जो न्यूट्रिशन वैल्यू होता है, मींस पोषक मूल्य, वो पोषक मूल्य किसके कारण होता है? तो इसी के कारण होता है, फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के कारण। ध्यान। पाटीदार जी बिल्कुल करेक्ट आंसर, आप में से अधिकतर लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है 6.6। क्लियर? ए वाला आंसर करेक्ट है। क्लियर? और अगर रेंज में दे, किस में दे? रेंज में, कि भैया कितना होता है, तो आप सीधा बोल सकते हो कितना होता है? 6.6 to 6.8। क्लियर? रेंज में ये है। क्लियर? इस चीज को ध्यान रखना। अच्छा, दूसरा ये भी ध्यान रखना कि यहां पर आंसू, आप जब रोते हो तो आंसू निकलते हैं, और रक्त, क्लियर, ब्लड, इन दोनों का पीएच 7.4 होता है। कितना होता है? 4। मतलब आपको खून निकलता हो तो रोते हो, ऐसे याद रखना। खून निकलेगा तो रोएंगे, खून का, आंसू का, दोनों का पीएच सेम होता है 7.4। हमारे अमाशय के अंदर जो, अमाशय का जो होता है, जैसे ही होगा आपको नोटिफिकेशन इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आप वेदा कैरियर इंस्टीट्यूट के इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएं, जैसे ही कोई इंफॉर्मेशन मिलती है। मिल्क शुगर इज ऑल्सो कॉल्ड, दूध की शर्करा कहलाती है। क्या कहते हैं दूध की शर्करा को? लोधी जी बोल रहे हैं बी। क्लियर हो गया है। लैक्टोज, लैक्टोज क्या होता है? तो लैक्टोज क्या है भैया? ये मिल्क शुगर है, मिल्क शुगर। क्लियर? दूध की शक्कर जो होती है उसको क्या कहा जाता है? लैक्टोज। और ये कैसी है? ये डाइसैकेराइड है। क्या है? डाइसैकेराइड। क्लियर? जो कि किससे बनी है? तो एक अणु ग्लूकोज, ये याद रखना, ये आएगा इस साल, और एक अणु फ्रक्टोज। क्लियर? सॉरी गड़बड़ हो गया, एक अणु गैलेक्टोज। क्लियर? एक अणु ग्लूकोज और एक अणु गैलेक्टोज। आपको मैंने बताया था G+G। क्लियर? इससे बना है ये लैक्टोज, L बराबर G+G, लैक्टोज। क्लियर? और ये कितना होता है? लगभग 4.5 से 5% दूध के अंदर पाया जाता है। बिल्कुल। ये जो सुक्रोज है ये गन्ने की शक्कर होती है। क्लियर?
और ग्लूकोज जो है ये ब्लड शुगर है, मतलब रक्त में पाई जाने वाली शर्करा, हमारे ब्लड में यही होती है। क्लियर। फ्रक्टोज ये सबसे मीठी शर्करा है, जो कि शक्कर से 1.5 से 2 गुना, आया ना समझ में, 1.5 से 2 गुना ज्यादा मीठा होता है फ्रक्टोज। सबसे मीठी शर्करा यही है। कौन सी? तो ये है फ्रक्टोज। तो ये अलग अलग शुगर्स होती है, आप लोग ध्यान रखना। पुराने वीडियो अगर आप, अच्छा आपको पुराने वीडियो अगर मान लो देखना हो, 47 पार्ट जो MCQ सीरीज के हो चुके हैं, तो आप वेदा कैरियर इंस्टीट्यूट का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, उस पर आपको पुराने जितने भी वीडियोस है सब मिल जाएंगे। चलो ठीक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, मैक्सिमम फैट परसेंटेज इज फाउंड इन द मिल्क ऑफ, किसके दूध में वसा की अत्यधिक मात्रा होती है? हाँ, टेबल शुगर, बिल्कुल। हाँ, टेबल शुगर शक्कर को बोलते हैं, चीनी को। गाय के दूध के अंदर अगर आप फैट परसेंटेज देखोगे तो ये सभी को पता है 3.5 to 4% होता है। क्लियर, एवरेज। गोट के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ भी फैट परसेंटेज आपको मिलेगा 3.5 to 4%। भेड़ के अंदर आप देखोगे तो फैट परसेंटेज आपको मिलेगा 8.6%। और भैंस के अंदर अगर आप देखोगे फैट तो ये आपको मिलेगा एवरेज 6 to 7%। अब आपको आंसर निकालना है, तो कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा? हाँ, तो यहां पर जिन्होंने भी सी वाला आंसर दिया है, क्लियर, शिप, भेड़। क्लियर, भेड़ के दूध में सबसे ज्यादा आपको फैट परसेंटेज मिलेगा। क्लियर, बिल्कुल। अक्षय सोलंकी जी सी वाला आंसर दे रहे हैं। हाँ, लोकेश पाटीदार जी सी वाला आंसर, खुशी गुप्ता जी सी, वीरेंद्र राजपूत जी सी, रितेश जी सी, बिल्कुल। बहुत बढ़िया भैया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो आप। तो ये सभी के फैट परसेंटेज भी याद रखना, लेकिन अगर यहाँ हथनी का दूध आ जाता ना तो फिर सबसे ज्यादा उसी में होता है फैट परसेंट। क्लियर, फिर आंख बंद करके उसको लगाना पड़ता, गड़बड़ हो जाता। चलो, लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा जो है वो मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं। आप में से अगर चाहो तो आप अभी आंसर दे दो। और दूसरा ये बात और ध्यान रखना भैया, चीजें नोट करते जाओ, काफी हम लोग डिस्कस करते हैं, चीजें काफी क्लियर होती है। बैठे बैठे लर्निंग का ये सबसे बढ़िया माध्यम है कोरोना काल में। तो ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ के जा रहा हूं। और साथ ही साथ क्या करो, आप पढ़ाई करते रहो भैया। चलो ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।